एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ऊपर। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो वी होप कि आप प्लीज़ हर एक सेशन देखें और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है हर एक सेशन, क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ में एनसीईआरटी की जो सारी थ्योरी है वो तो करनी ही करनी है। सॉल्यूशंस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो। बच्चों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 11 का ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे हार्ट से जो रिलेट करता है। सो माय नेम इज एकता सोनी एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ देम। ओके, सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हमें बताना कि कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। देखो यार, हमारे ब्लड के अंदर एक तो होती है प्लाज्मा और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट आपसे पूछा गया है। तो आपके पास में यार देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाती है आरबीसी, एक आ जाता है डब्ल्यूबीसी, एक आ जाती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये वाले आपके पास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप इनको मेंशन करें कि अब इनका फंक्शन अगर आप बताना चाहें, तो आरबीसी जो होती है बेटा, गैसेज एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से गैसेज एक्सचेंज करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होती है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। हमारी बॉडी को बाहरी पैथोजन से बचाने का काम करती है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। एंड साथ ही में जो प्लेटलेट्स होती है बच्चों, वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में काम आती हैं, जैसे कि आपको पता है, राइट। अगर हम बात करें थोड़ा और डिटेल के अंदर, तो डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि दो टाइप की होती है। ये एक होती है इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होती है आपके पास में ए ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं, और ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो हमारे पास में हम बात करेंगे बच्चों बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये जो होती हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपके पास में हो जाता है बच्चों क्या, बच गई जो आपके पास में होता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये होती हैं आपके पास में ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एंड आरबीसीज जो होती हैं बेटा, इनका नंबर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारे पूरे जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आरबीसीज का नंबर होता है, जो कि आपके पास में 50 से 55 लाख होता है, 50 to 55 लाख होता है आपका। डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं ना, वो भी आपकी क्या होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कम होती हैं, 6000 से 8000 ही होती हैं, है ना। एंड साथ ही साथ में आपके पास में प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स इज 1.5 से 3.5 लाख तक हो जाती है। ठीक है, तो ये पर मिलीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, पर मिलीमीटर क्यूब, है ना, ये इतना नंबर आपका रहता है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दूं मैं तुम्हें। यार देखो, प्लाज्मा के अंदर ना आपके पास में 90 से 92% तो पानी होता है। अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा ब्लड का 55% कंसिस्ट कर रहा होता है। एंड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, 90 से 92% होता है पानी, वाटर होता है। एंड साथ ही साथ में बच्चों इसके अंदर जो आपका 6 से 8% होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। 6 से 8% आपका क्या होता है यहाँ पर, प्रोटीन होता है। तब ये प्रोटीन जो होती है ना, वो इनमें से कौन कौन सी होती है, तो अपन तीनों प्रोटीन्स की बारे में बात करें, कौन कौन सी प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि इसमें ना एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है ना। एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेंस भी होते हैं, फाइब्रिनोजेंस भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, हम इनको एक्टिव करना पड़ता है ताकि आगे जाके ये क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये वाले प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में काम आएंगे। और ग्लोबुलिन जो होते हैं वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं। साथ ही में एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन करते हैं,
ऑस्मोटिक रेगुलेशन बनाए रखते हैं एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन कराए रखने में, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एल्ब्यूमिन्स। ओके, सो ये हो गया आपका बेटा हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनकी इंपॉर्टेंस, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। साथ में बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को थोड़ा सा मैच करें तो देखिए ज़रा सा, इओसिनोफिल जो होते हैं बेटा वो किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इओसिनोफिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्ट इन्फेक्शंस। इओसिनोफिल हमेशा जो होते हैं बेटा जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एलर्जी के लिए। सो ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करने का काम करेंगे। आरबीसीज जो होती हैं वो गैस का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ए बी ग्रुप जो होता है वो किस में काम आता है बच्चों, ये होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कोagulation करने में काम आ जाएंगी। और आपका जो सिस्टोल होते हैं बेटा, सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। तो अपन अगर इसको करें तो बी के अंदर हो जाएगा नंबर 5, है ना। ए के अंदर हो जाएगा बच्चों नंबर 3, सी के अंदर आपका हो जाएगा नंबर 2, एंड डी के अंदर आपका हो जाएगा नंबर 1, एंड जो आपका ई है बच्चों इसमें हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। ऐसे चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई डू वी कंसिडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम एज अ कनेक्टिव टिश्यू क्यों कंसिडर करते हैं, सबसे पहली बात तो देखो यार, ये कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, वो कनेक्ट करता है, उसके नाम में लिखा हुआ है वो कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनको। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सेल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से। अब सेल के जो बाहर जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ होता है, दिस इज द मैट्रिक्स, है ना, जो सेल के बाहर है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेल के जो बाहर पड़ा हुआ मैट्रिक्स होता है, राइट, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम इसको कह रहे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। एंड इसके साथ साथ में से इसमें कुछ फ्री सेल्स भी पड़ी रहती हैं, ठीक है, इसमें कुछ फ्री सेल्स भी होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, फ्री सेल्स भी पड़ी रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लिविंग सेल्स है हमारी, जितनी भी ये सेल्स होती हैं हमारी ये पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ब्लड जो होता है हमारा बच्चों वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक मोबाइल टिश्यू होता है। सबसे पहली बात तो मोबाइल टिश्यू का मतलब होता है कि ये मूवेबल है, मतलब ये हमारी बॉडी में एक चीज़ को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मोबाइल टिश्यू होता है जिसके अंदर क्या होगा, मोबाइल टिश्यू है, ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू। हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और साथ ही साथ के अंदर जो है फ्री सेल्स होती हैं। फ्री सेल्स कौन सी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड जो होता है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड देयर बाय एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। अगर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सब बॉडी पार्ट्स को इसी ने तो कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। हर एक बॉडी पार्ट को इसने कनेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे कि किसी भी टिश्यू से CO2 निकाल के लाना है तो एल्वेलाई को CO2 देना है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को CO2 देना है और वहाँ से ऑक्सीजन लेना है। तो इसने क्या कर दिया, हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको कनेक्ट कर दिया लंग से। तो वही बात है बेटा, ऐसे सारे ऑर्गन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं विद थ्रू दी ब्लड, ओके। क्योंकि ब्लड हमारा व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ के बीच में और ब्लड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो यार, लिम्फ और ब्लड जो होता है ना, देखो क्या होता है, आपको पता है कि अगर हम बात करें ब्लड की और लिम्फ की, तो देखो ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें प्लाज्मा होता है और साथ साथ में इसमें ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ठीक है, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आप कुछ भी लिख देंगे, आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख देंगे या फिर ब्लड कार्पसल, एक ही बात है, हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख देते हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे। लिम्फ जो होता है बेटा इसके अंदर प्लाज्मा ही होता है, बट सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते। यहाँ पर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बट लिम्फ जो होता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होगा एंड जो ल्यूकोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ल्यूकोसाइट में भी सबसे ज़्यादा होंगी बच्चों लिम्फोसाइट। आपको पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट आती हैं। तो आपको पता है कि ए ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं ना, उनके अंदर क्या होगा,
ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आपके पास मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आती है। तो लिम्फोसाइट जो होता है ना वो इस लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट यही होता है। तो हम बोलते कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है लिम्फ के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में ब्लड जो होता है ना बच्चों की, तो नंबर पहला हमारा हो गया। नंबर 2 की बात करें तो ये रेड कलर में शो करता है हमें। ये रेड कलर का होता है बच्चों, क्यों? क्योंकि ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जबकि ये कैसा होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, एब्सेंट है। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें तीसरा क्या हो जाता है इसके प्लाज्मा के अंदर, ये ब्लड के जो प्लाज्मा है, यहाँ पर मैं वापस ब्लड लिख दूँ और यहाँ पर मैं लिम्फ लिख दूँ। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा हैज़ मोर प्रोटीन, इसके पास में ज़्यादा प्रोटीन होता है प्लाज्मा के पास में, एंड कैल्शियम, कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि हम लिम्फ की बात करें तो बेटा लिम्फ जो होता है इसके प्लाज्मा के अंदर बहुत कम प्रोटीन होता है और लेस कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो लेस प्रोटीन होगा इसके अंदर, लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये प्रेजेंट इसके पास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो होता है बच्चों, ब्लड का काम क्या है? एक हमारी बॉडी में व्हीकल का काम करता है। ये कैरी करता है मटेरियल को टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, या तो टिश्यू की तरफ लाता है किसी चीज़ को, या तो टिश्यू से दूर ले जाता है। तो ये क्या करता है? एक व्हीकल का काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है? कैरीज मटीरियल्स टूवर्ड्स टिश्यू और अवे फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, ये सब हो जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम इसकी बात करें प्लाज्मा की, तो इट ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू बॉडी सेल्स, ब्लड टू बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है प्लाज्मा मटेरियल को, एंड साथ ही साथ में जो है उल्टा भी कर सकता है, बॉडी सेल से भी ब्लड तक लेकर आ सकता है लिम्फ, ठीक है। देयरफॉर इट एक्ट्स ए मिडिल मैन, ये मिडिल मैन कहलाता है, क्यों? इसको मिडिल मैन कहते हैं कि बीच का व्यक्ति, बीच का व्यक्ति क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या करता है? मटीरियल को ट्रांसफर मटीरियल्स फ्रॉम ब्लड टू सेल और सेल टू ब्लड। मतलब आपको मैं बता दूं बच्चों, अगर आपकी ये ब्लड वेसल, इसमें ब्लड बह रहा है, ये आपका टिश्यू पड़ा है, अब ब्लड से टिश्यू के अंदर कोई चीज़ जानी है ना, तो कभी कभी क्या होता है बेटा, बाहर की चीज़ें लीक हो जाती हैं, ब्लड जो होता है ना थोड़ा बहुत, इसमें से कुछ चीज़ें लीक हो जाती हैं। अब इस लीक हुई चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता, लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हैं जैसे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में इसमें लार्ज प्रोटीन नहीं होगा, एंड ना ही बहुत सारी इसमें आरबीसीज प्रेजेंट होंगी, प्लेटलेट्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो वाटर होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीक कर जाती है बाहर, ठीक है। वो लीक कर जाएंगी तो वो क्या कहलाती है? लिम्फ कहलाती है। तो वो हमारे सेल के बाहर है, ब्लड के भी बाहर है, ब्लड वेसल के भी बाहर है। तो ये मिडिल मैन है, मिडिल मैन है, ये बीच का इंसान है। किसके बीच में बेटा? ये हमारी सेल है और ये हमारी ब्लड वेसल है, इनके बीच में जो है ये मिडिल मैन है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करवा रहा है। ये हो जाता है बेटा डिफरेंस हमारा ब्लड और लिम्फ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो यार, डबल सर्कुलेशन मतलब बॉडी से ब्लड जो है वो 2 बार फ्लो कर रहा है। तो अगर अपन बात करें कि हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, है ना, जैसे कि मैं आपका हार्ट बनाऊँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे नहीं बनाते, देखिए यहाँ बनाते हैं। अगर मैं हार्ट बनाऊँ, डब्बे वाला हार्ट, है ना, डब्बे वाला हार्ट बनाते हैं बच्चों। ये देखो, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब नीचे क्या बनेगा? हमारे ये टिश्यू, बॉडी के टिश्यू या पूरी बॉडी। फिर ऊपर क्या बनेगा बेटा? लंग्स। तो होगा क्या? हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड सिक्रीट करते हैं CO2 वाला। तो जो भी मैं ब्लू कलर से लाइंस बना रही हूँ उसमें समझ लेना कि सारा CO2 वाला ब्लड बह रहा है, और जो भी रेड कलर से बनाऊँ मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड बह रहा है। तो टिश्यू से जैसे ही ब्लड जाता है बेटा, CO2 वाला ब्लड जो जाता है वो हमेशा सबसे पहले किसके पास जाएगा? राइट एट्रिया के पास। ये राइट एट्रिया जो होता है ना, इसको वॉल्व खोल के किसको दे देता है? राइट वेंट्रिकल को। ये राइट वेंट्रिकल जो होता है ना बेटा, इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसकी तरफ भेज देगा? लंग्स की तरफ। लंग्स जो होते हैं बेटा इसको प्योर करते हैं, इसमें से CO2 बाहर निकाल लेते हैं और
CO2 बाहर निकाल लेते हैं और क्या दे देते हैं इसको, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ऑक्सीजन देने के बाद में कैसा हो जाता है, रेड कलर का, मतलब प्योर हो जाता है। फिर ये लेफ्ट एट्रिया के पास आता है, लेफ्ट एट्रिया इसको वाल खोल के लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, यहाँ से अओर्टा निकलती है और अओर्टा जाके पूरी बॉडी के सारे टिश्यूज को फिर से दे आती है ब्लड। तो आप देखिए ये ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार गुजरा, पहली बार राइट साइड से, दूसरी बार लेफ्ट साइड से गुजरा। तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ, 2 टाइम्स सर्कुलेशन। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, डबल सर्क्यूलेशन। डबल सर्कुलेशन हम इसीलिए बोल देते हैं, ठीक है जी। सो ये डबल सर्कुलेशन हो जाएगा आपका राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेटा डबल सर्कुलेशन, है ना, ये आपको बता दिया। इससे क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए बेटा क्योंकि ये जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, ये CO2 वाला ब्लड है वो अलग है, ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिक्स नहीं करता। तो ये जो होता है बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देता। मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना वो पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पर, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा तो आपका ब्लड बिल्कुल प्योर रहेगा बच्चों। तो इसमें कोई भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाले ब्लड को ही ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्लड और लिम्फ के बीच में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वापस नहीं करते हैं। ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन एंड क्लोज की। तो ये ओपन और ये है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता है कि हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड कहाँ बहता है, उसमें जो ब्लड होता है बेटा वो कहाँ बहता है, वो फ्लो करता है कहाँ, ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन टिश्यू स्पेस, है ना। तो ब्लड जो होता है बेटा वो ओपन टिश्यू में आता है। मान लो कि ये आपका हार्ट है, हार्ट ने अपना ब्लड क्या करा, बाहर की तरफ पंप किया। तो पंप करने के बाद में मान लो यहाँ पर आर्टरी और वेन में ब्लड आया, लेकिन जो यहाँ पे कैपिलरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए ये टिश्यू जो होते हैं ना, ये यहाँ पर सीधा बस ब्लड छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। यहाँ पर कोई भी क्लोज नहीं बनता, यहाँ पर एक जाल नहीं बनता, यहाँ पर ये खुली रह जाती हैं। और ये खुली रह जाती हैं तो बेटा इस वजह से सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं वो ऐसे ब्लड में डूब जाते हैं, जैसे कि एक नदी में चीज़ें डूबी हुई रहती है ना, वैसे सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं वो ब्लड में डूब जाते हैं। इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है थ्रू ओपन टिश्यू स्पेस, है ना। और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो करता है क्लोज ट्यूब में, क्लोज्ड ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों ब्लड वेसल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लड जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती हैं उनसे ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। और जबकि यहाँ पर अगर बात करें ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता टिश्यू और सेल्स के, तो हम यहाँ पर बोल दें कि ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द टिश्यू, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया इसके अंदर। फिर अपन बात चलते बेटा सिस्टोल एंड डायस्टोल के बीच की आपकी कहानी पूछी गई है, सिस्टोल एंड डायस्टोल के बीच में बता दीजिए। हाँ जी, अगर आप एक दो और एग्जाम्पल लिखना चाहें ना यार, एक दो एग्जाम्पल और लिखना चाहिए तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका फ्लो होता है वो स्लो होता है, मतलब ब्लड फ्लो जो होता है ना वो काफ़ी स्लो रहता है, क्योंकि ब्लड ऐसे खुला ही बह रहा है ना, ब्लड फ्लो इज़ स्लो, वेरी स्लो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, रैपिड होता है, तेज होता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे मिलता है, इसका और बता सकते हैं ये आर्थ्रोपॉड्स में मिलता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क में, ठीक है। और क्लोज की बात करें तो एनालिडा और आर्थ्रोपॉड्स, एनालिडा एंड वर्टिब्रेटा। सारे कॉर्डेटा के अंदर क्लोज नहीं मिलता, क्योंकि कॉर्डेटा में भी कुछ बेटा ऐसे कॉर्डेट्स आते हैं जिसके अंदर क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन है ऐसा कॉर्डेटा जिसमें ओपन होता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें किसके बारे में, सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में, तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट चेम्बर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना, इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हार्ट चेम्बर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड,
ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों सिस्टोल, है ना। एंड इसके बाद में अपन डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल क्या होगा, रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन। हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं ना, चारों चेंबर्स रिलैक्स में रहते हैं, तो डायस्टोल वाली कंडीशन रहती है। फिर अपन नंबर डी की बात करें बच्चों, ये तो छोटा सा ही था। पी वेव और टी वेव की बात करें तो आपको पता है ईसीजी कैसे बनती है, ईसीजी कैसे बनती है बच्चों, कुछ ऐसे, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं रहता, और ये टी वेव, ठीक है। तो ये पी वेव, ये क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। तो अगर अपन बात करें पी वेव एंड टी वेव की, तो पी वेव क्या करता है, पी वेव जो होता है वो अट्रियल सिस्टोल को शो करता है, अट्रियल सिस्टोल या अट्रियल डीपोलराइजेशन। एंड टी वेव जो होता है वो किसको शो करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यानी कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं बच्चों वो रीपोलराइज हो जाते हैं, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल वापस रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी है ये, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम बोलते हैं टी वेव, ठीक है। इसको हम टी वेव से हम शो कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन पैटर्न ऑफ हार्ट अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स। तो ये देखो यार, वर्टिब्रेट्स के अमॉन्ग अपना क्या क्या चेंजेस आए हैं हार्ट के अंदर। तो अपन बात करते हैं बच्चों वर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले हमारे वर्टिब्रेट का हार्ट किस तरीके का होता है, हमारा हार्ट जो होता है बच्चों कैसा है, हॉलो है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, वेंट्रल होता है, मस्कुलर होता है, मसल का बना हुआ है, मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा, मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है। कार्डिक इसमें मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चा हमारे पास में दो चेम्बर्स होते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमारे पास एक अट्रिया होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब में दो अट्रिया दो वेंट्रिकल हो, एक अट्रिया एक वेंट्रिकल हो, किसी में दो अट्रिया एक वेंट्रिकल हो सकता है, किसी में एक अट्रिया एक वेंट्रिकल हो सकता है, किसी में दो अट्रिया दो वेंट्रिकल हो सकता है। इसी हिसाब से बच्चों हम बोल सकते हैं टू चेम्बर हार्ट हमारे पास में सबसे पहले आए थे। टू चेम्बर हार्ट में आपके पास फिश के अंदर होता है ये, इसमें सिर्फ दो ही चेम्बर होते हैं, एक होता है अट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है वो बच्चों इम्प्योर ब्लड बहता है ना। इम्प्योर ब्लड बहता है किसके अंदर, फिशेस के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ज़्यादातर कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें टू चेम्बर के बाद में थ्री चेम्बर हार्ट की, जिसके अंदर जो है थ्री चेम्बर हार्ट किसमें मिलते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर एंड एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दो अट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, तो दो अट्रिया और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स ब्लड बहता है। उसके बाद में अपन बात करें फोर चेम्बर हार्ट की, तो फोर चेम्बर हार्ट तो बच्चों हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है फोर चेम्बर हार्ट। तो किस किस के अंदर, बर्ड्स में भी यही होता है, मैमल्स में भी यही है, एंड क्रोकोडाइल्स में भी यही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डब्बा फिनिश, अट्रिया वेंट्रिकल, है ना। तो ये राइट, ये लेफ्ट, इस तरीके से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक। मायोजेनिक क्यों कहते हैं हमारे हार्ट को, बेटा हार्ट जो होता है मोलस्का का हार्ट होता है एंड वर्टिब्रेट का हार्ट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना। इनका हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। तो हमारे पास में हार्ट जो होता है हमारा मायोजेनिक होता है। इट मीन्स कि मायोजेनिक का मतलब है कि हमारे हार्ट में जो मसल होती है, मायो मतलब होता है मसल, मसल खुद ही क्या करती है अपना इनिशिएट करती है, मसल ही क्या करती है, हार्ट बीट को इनिशिएट करती है, तो या फिर सिग्नल देती है। तो हम बोल सकते हैं इनिशिएट हार्ट बीट मसल करती है, ठीक है। और साथ ही साथ में वो क्या करती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी रखती हैं, है ना, हार्ट की, कि हार्ट जो है वो रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये कौन मेंटेन करके रखता है, हार्ट की मसल्स मेंटेन करके रखती है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ना आपके पास में SA नोड, वो एक स्पेशल मसल ही होती है, उसको हम बोल देते हैं पेस मेकर, क्योंकि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखता है, इसको पेस मेकर कह देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोट्रियल नोड इज कॉल्ड पेस मेकर
ऑफ आवर हार्ट। वाई? तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे पास में बेटा साइनो एट्रियल नोड को हम पेसमेकर क्यों बोल देते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऐसे नोड होता है वो ऐसे नोड एक नोडल टिश्यू है। क्या है? एक नोडल टिश्यू है। नोडल टिश्यू है। ये क्या करता है बेटा? ये अपने आप से ही अपना जनरेट करता है, अपने आप से ही क्या करेगा, ऐसे नोड जो है वो हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करके चलता है ना। हार्ट की एक्टिविटी को खुद से ही मेंटेन करके चलता है ऐसे नोड, खुद ही अपने आप में इम्पल्स जनरेट करता है। तो हम बोल सकते हैं ये ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल है ना। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करता है ये। इस वजह से बच्चों ऐसे नोड को हम क्या बोल देते हैं? पेसमेकर बोल देते हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए, हार्ट में हर एक होने वाली एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड अट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो देखो अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ये भी क्या होगा बेटा, जैसे कि मैं एक हार्ट बनाऊँ आपका, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास में हो जाता है राइट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा, अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और अट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, यहाँ अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है राइट साइड के अंदर, और ये अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है ना, इससे क्या होता है बेटा, बंडल निकल रहा होता है। ये क्या होता है, ऐसे नोड जो होता है ना वो अपने आप से ही इम्पल्स जनरेट करता है। और ये इम्पल्स, क्योंकि देखो जैसे कि एक राजा होता है, वो एक जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने स्कूल में कोई भी रूल जारी करता है तो वो क्या करेगा, टीचर्स के साथ मीटिंग करेगा, उनको बताएगा कि हाँ ये रूल हम कर रहे हैं तो तुम्हें स्टूडेंट्स को बताना जाके, तो टीचर स्टूडेंट को बताएंगे, राइट। तो प्रिंसिपल जो है ना हमारा हार्ट का ऐसे नोड है, इसने जनरेट किया इम्पल्स। अब इम्पल्स को आगे से आगे पहुंचाना आगे वाले एवी नोड का काम होता है। तो ये इसको जनरेट करता है, इसको ट्रांसफर करता है ये इम्पल्स। और ये एवी नोड जो होता है ना बच्चों, इससे नीचे की साइड में वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज निकलता है। बंडल ऑफ हिज को आप एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कह देते हैं। यहाँ से बंडल ऑफ हिज से फिर क्या निकल जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज से जो है बेटा यहाँ पर पतले 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 पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिस्टम हो रहा होता है। तो एवी नोड जो होता है वो क्या कहलाता है, इसको हम बोल देते हैं पेस सेटर। पेस सेटर बोल देते हैं। अब आप बोलोगे पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर बेटा ऐसे नोड है, ऐसे नोड इज पेस मेकर। ध्यान देंगे, ऐसे नोड, ऐसे नोड इज पेस मेकर, बट पेस सेटर क्या है, एवी नोड। ठीक है, ये एवी नोड जो होता है इस ये क्या करेगा, बंडल ऑफ हिज बनाएगा। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज को एवी बंडल भी कह देते हैं, ये बनाता है। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो वेंट्रिकल में चली जाती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चली जाती हैं ए बंडल ऑफ हिज की ब्रांचेस। एंड पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पुरकिंजे फाइबर भी आगे जाके क्या करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करेंगे, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स भी क्या करते हैं, आगे जाके इम्पल्स को आगे से आगे ट्रांसफ़र करेंगे, इम्पल्स ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ कार्डिक साइकिल एंड कार्डिक आउटपुट। तो देखो कार्डिक साइकिल क्या होता है। कार्डिक साइकिल यार आपको पता है कि जितने भी इवेंट्स हमारे एक हार्ट बीट को करवाने के लिए जो इवेंट्स होते हैं वो कार्डिक साइकिल में आ जाते हैं। एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड का होता है। इस 0.8 सेकेंड में हार्ट में अट्रिया सिस्टोल भी कर रहा होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल भी कर रहा होता है, और दोनों डायस्टोल भी कर रहे होते हैं। तो अगर अपन बात करें कार्डिक साइकिल की, तो कार्डिक साइकिल को मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर, तो अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर कि ये कुछ इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अट्रियल सिस्टोल होता है, ये सबसे पहला स्टेप जो होता है वो अट्रियल सिस्टोल है। अट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड लेता है। एंड ये जो आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, नेक्स्ट स्टेप इज वेंट्रिकल सिस्टोल। ये कितना स्टेप लेता है, ये कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकेंड। और बचा हुआ जो होता है बेटा वो जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही क्या होते हैं, डायस्टोल कंडीशन में होते हैं। तो 0.8 सेकेंड यहाँ पर लगता है।
तो 0.1, 0.3 एंड 0.8 सेकेंड लग रहा यहाँ पर होता है, 0.8 नहीं सॉरी 0.4 सेकेंड लग रहा होता है। तो टोटल पूरा साइकिल जो होता है ना बेटा 0.8 सेकेंड का हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे कि अमाउंट हमारा कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है बेटा हमारा हार्ट पर मिनट कितना ब्लड पंप आउट करता है। आपको पता है ये जो कार्डिक साइकिल जो होता है ना वो इट इज़ कॉल्ड 1 हार्ट बीट। ये आप हार्ट बीट मान लीजिए, एक हार्ट बीट है ये कार्डिक साइकिल, ठीक है। तो ये हार्ट बीट जो होती है बेटा 1 मिनट में 72 बार होती है, 1 मिनट में 72 बार होती है। तो आप देखेंगे कार्डिक आउटपुट जो होता है वो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, 1 मिनट में, 1 बीट में कितना ब्लड पंप करेगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 मिनट 60 से, मतलब 1 मिनट के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट जो होता है बेटा हम उसको निकालने के लिए बोले कि 1 बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। अगर मैं बोलूँ कि ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 बीट, 1 बीट में ब्लड को अगर पंप किया जाए तो बेटा वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कि वॉल्यूम जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कितना वॉल्यूम करते हैं, 70 ml, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दूं, हार्ट बीट्स कितनी होती है 1 मिनट में, इन 1 मिनट 72 टाइम्स। तो मैं क्या करूँगी, कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए हार्ट बीट इन 1 मिनट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो हार्ट बीट 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो लगभग बेटा 5000 ml आ जाता है ब्लड, या फिर 5 लीटर भी बोल सकते हैं। तो 5 लीटर ब्लड जो होता है ना वो हमारा क्या होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, वो यहाँ पर क्या होता है पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, पंप किया जाता है 1 मिनट में हार्ट के थ्रू। तो 1 मिनट में हार्ट जो होता है 5000 ml या 5 लीटर ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है। दिस इज़ द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में बेटा हार्ट साउंड्स की बात करते हैं। तो हमारे हार्ट साउंड्स को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हार्ट साउंड जो होता है बीटिंग, हार्ट साउंड क्या होता है कि बीटिंग ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट जब बीट करता है तो धक धक जो हम आवाज़ सुनते हैं वो धक धक नहीं होती, वो एक्चुअली लब डब होती है, लब और डब आवाज़ होती है। तो लब और डब आवाज़ जो होती है बेटा वो कैसे आती है, सबसे पहली बात लब आवाज़ जो होती है बेटा सबसे पहली आवाज़ होती है, दिस इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड, हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट हार्ट साउंड। एंड डब जो होती है वो होती है सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो कब आती है, अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है बेटा वो कब आती है आपके पास में, ये लो पिच्ड होती है सबसे पहली बात तो, है ना। लब जो होती है ना वो कैसी होती है, लो पिच्ड होती है, लो पिच्ड होती है और लाउड होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लो पिच्ड, लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर सेकेंड हार्ट साउंड की बात करें तो ये होता है बेटा जी हाई पिच, ये होती है शार्प थोड़ी और शॉर्टर होती है ड्यूरेशन के अंदर, शॉर्टर इन ड्यूरेशन और शार्प भी होती है ना। तो लब और डब इस तरीके की साउंड होती है। लब बेटा कब आती है आपके पास में, लब जब आती है बेटा कि जब आपके पास आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, या मैं इसको एवी वाल्व बोलूँ, इनके बंद होने पर, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। डब आवाज़ तब आती है जब क्या होता है, जब आपके एसएलवी बंद होते हैं, क्लोजर ऑफ एसएलवी के ऊपर, क्लोजर ऑफ एसएलवी है ना, तब डब आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्लोजर ऑफ एसएलवी के ऊपर डब आ जाएगी, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व के ऊपर लब आ जाएगी, ठीक है। तो एवी वॉल्व क्लोजर कब होगा, आपके वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं बेटा, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तब जो होता है ना क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व की आवाज़ आती है। और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, डायस्टोल होने के बाद में क्या होता है ना, सारा ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के अंदर। अब वहाँ पर ब्लड चला गया है तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो खाली हो गए। अभी वेंट्रिकल खाली हो गए तो ब्लड के पीछे आने की, बैकफ्लो होने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। इसलिए उसमें एसएलवी जो वॉल्व होते हैं अओर्टा और इसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में जो एसएलवी वॉल्व होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना
हो पाए, इसीलिए। तो बच्चों ये होते हैं हमारे हार्ट साउंड जिनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जो किसकी वजह से आते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज ड्रॉ अ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट। तो देखो यार, आपके सामने स्टैंडर्ड ईसीजी लिख रखी है मैंने, है ना। ये ईसीजी सबसे पहले क्या होती है ना, ईसीजी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि जो पर्चे के ऊपर अगर आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा भी आपको किसी को दर्द होता है, ऐसा लगता है कि ईसीजी करा के आए, तो वो ईसीजी जब कराने जाते हैं तो बेटा उनका जो पर्चा दिया जाता है, उनको बहुत लंबा सारा पर्चा दिया जाता है ना, वो पर्चा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और जिस मशीन से वो करते हैं, ये पी 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 बोलने वाली आवाज़ आती है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है वो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हमारे हार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, है ना, उन सबको हम देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट, उसको हम देखते हैं ईसीजी के थ्रू। तो ईसीजी के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपको एक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वेव दिखाई दे, दैट इज पी वेव। पी वेव जो होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को यानी एट्रियल सिस्टोल को शो करती है। दूसरी आपके पास में क्यूआरएस हो जाती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपको किसको शो करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। उसके बाद में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, मतलब वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो जाता है, सॉरी वेंट्रिकल का जब डायस्टोल हो जाता है, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाने पर ये टी वेव शो होती है यहाँ पर, है ना। तो टी वेव कुछ इस तरीके से शो होती है। तो ये आपके पास में 3 वेव्स आ जाती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम काउंट करके नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी निकाल सकते हैं। हार्ट बीट्स कितनी होती है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है बेटा जब तक आपका वेंट्रिकल जो है सिस्टोल करेगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, वहाँ पर जब पूरा ब्लड पंप करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब हार्ट बीट भी तो आएंगी ना। तो हम नंबर ऑफ हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट यहाँ पर आ जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ईसीजी को भी कर सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को, है ना। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।